हेलो गाइस। वेलकम 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 सभी का। दिस इज शशांक। ये एक छोटा सा शॉर्ट्स होगा। टॉपिक इसका है कि काफ़ी लोग कमेंट्स में मैं देख रहा था मुझसे पूछ रहे थे कि भैया आपका कितना स्कोर हुआ ऑब्जेक्टिव वगैरह में, क्या आपको लगता है क्या कट ऑफ होगा। तो कट ऑफ का तो यार अभी कुछ कह नहीं सकते, टू बी ऑनेस्ट। सब्जेक्टिव पे ही डिपेंड करेगा। मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव की चेकिंग कैसी होगी इस पे बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। तो एआई वगैरह से आप मिला रहे हैं, आप मिलाइए, हो सकता है किसी किसी सब्जेक्ट में ये बेटर हो। काफ़ी काफ़ी सब्जेक्ट में वन लाइनर वन वर्ड वाले भी आंसर्स आए हैं, मे बी उसमें वर्क कर जाए। बट एज अ मेरे सब्जेक्ट एसएसटी में आई डू नॉट थिंक एआई से सब्जेक्टिव को मिलाना वुड बी अ वेरी लाइक गुड चॉइस। मेरे हिसाब से तो वो सही उतना नहीं है। रीजन्स ये हैं कि पहली बात तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि मैंने कौन कौन से कीवर्ड्स लिखे थे, पॉइंट्स कैसे लिखे थे। बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है यार। सब्जेक्टिव का मतलब यही होता है कि सब्जेक्टिव नेचर ही यही है कि वो अलग अलग व्यू पॉइंट से देखा जा सकता है। तो ये पॉइंट है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दे रहा। चलिए मैं बात कर लेता हूँ मेरा ऑब्जेक्टिव जो कि मैंने मिला लिया फाइनली इतनी रिक्वेस्ट के बाद। भाई मैंने यूट्यूब से मिलाया है, मैं बता रहा हूँ। तो मेरे बन रहे हैं, केवी में बात कर लेते हैं पहले। मेरे केवी में बन रहे हैं फिलहाल 8 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए हैं 60 में से, यूट्यूब के हिसाब से। तो मेरे काट पीट के टोटल मतलब मेरे 50 एग्जैक्ट बन रहे हैं। हालांकि मुझे डाउट है एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन पे मेरे हिसाब से वो यूट्यूब पे आंसर लोग गलत बता रहे हैं, उसका आंसर मेरा सही होगा। आई एम प्रीटी श्योर। एक आध का तो मुझे कंफर्म ही है कि मेरा ही सही होगा वो। तो वो मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों से। एक क्वेश्चन था जिस पे मुझे डाउट था कि जो एक फंडामेंटल राइट्स वाले पे कुछ क्वेश्चन था यार, कि राइट्स का नेचर जो है एक्सपैंड हो रहा है, तो उससे किस ट्रेडिशनल चीज़ को हम गलत साबित कर सकते हैं कि हाँ जो ट्रेडिशनल व्यू था वो कैसे वो गलत साबित हो रहा है, कौन सी बात को खंडन हो रहा है ये, क्योंकि वो डेली एक्सपैंड हो रहा है। ये क्वेश्चन था। उसमें यूट्यूब पे काफ़ी लोग आंसर बता रहे हैं। मतलब मैंने जिनका देखा था कि फोर्थ ऑप्शन बता रहे थे कि डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसिएबल, उसको लेके बोल रहे हैं कि, बट वो गलत है मेरे हिसाब से। मेरे क्या एनसीईआरटी के हिसाब से भी गलत है। एनसीईआरटी मेरे पास खुली हुई है इस समय, पॉलिटी की, ये क्लास 9th की है आई थिंक। इस क्लास 9th की एनसीईआरटी है, इसमें राइट्स का चैप्टर है सबसे लास्ट। उसमें इंग्लिश की बुक में पेज नंबर 87 में या कहीं भी आपके पे हो सकता है, एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स का एक टॉपिक है। आप उसको खोलिए, उसको आपके फर्स्ट पैराग्राफ में ही उसमें मेंशन है कि यू माइट थिंक फंडामेंटल राइट्स आर द ओनली राइट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशंस हैव गिवन यू, ऐसा लाइन लिखा है। उसके बाद उसमें एक्सप्लेन किया है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और भी बहुत से राइट्स हैं जो कि धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं अलग अलग फंडामेंटल राइट्स को ही सोर्स मान के, कि आर्टिकल 21 एक्सपैंड हो रहा है, आर्टिकल 19 के और एक्सपैंड किया जाता है। तो उन्हीं फंडामेंटल राइट्स को ही एक्सपैंड कर रही है जुडिशियरी ओवरऑल देख के। तो डीपीएसपी वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ लगेगा ही नहीं। डीपीएसपी अभी भी नॉन जस्टिसिएबल ही है, उसको हम बना सकते हैं बट उसको नहीं कह सकते कि उसकी वजह से राइट्स एक्सपैंड हो रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। पहला आंसर ही उसमें सही होगा मेरे हिसाब से जो मैंने लगाया है, कि फंडामेंट की वो चैलेंज इस ट्रेडिशनल नॉर्म को चैलेंज करता है कि फंडामेंटल राइट्स आर द ओनली राइट्स। क्योंकि लिटरली ये लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि यू माइट थिंक द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर द ओनली राइट्स सिटीजन हैव, और उसके बाद से उसने एक्सप्लेन किया कि क्यों ऐसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से वो सही होगा। और एक दो क्वेश्चन और हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट का कुछ क्वेश्चन था, उसमें 4 ऑप्शन थे, ट्रेनिंग भी था, स्किल भी था, लिटरेसी और हेल्थ था। तो मैंने ट्रेनिंग नहीं लगाया, मेरे हिसाब से ट्रेनिंग नहीं होगा उसमें, सिर्फ हेल्थ एजुकेशन एंड स्किल्स होगी, क्योंकि ट्रेनिंग ही हम यूज़ करते हैं स्किल्स को अचीव करने के लिए। और एनसीईआरटी और कई जगह हम देखें वो डेवलपमेंट के लिए काम आ सकता है कि हाँ कैसे हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि उसमें ट्रेनिंग होना चाहिए। मान्य ट्रेनिंग स्किल्स का ही एक सब पार्ट है जिसके थ्रू हम स्किल्स डेवलप करते हैं। मे बी इसमें मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, आई एम नॉट श्योर, तो आयोग पर डिपेंड करेगा। बट हाँ, बट ये राइट्स वाले में तो मैं गारंटीड हूँ। तो मेरे हिसाब से मेरा 51 वगैरह तक हो जाना चाहिए इसमें। एक आग और भी क्वेश्चन है जो मुझे याद नहीं आ रहा है जिसमें मुझे डाउट है। तो बेसिकली मुझे 2 से 3 क्वेश्चन पे डाउट है। थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटेड फील हुआ यार, मैं 53-54 तक का सोच के चल रहा था, मुझे लग रहा था मेरा बन जाएगा। कुछ फालतू यार सिली मिस्टेक्स हो गई, तो दिमाग तो उसकी वजह से ख़राब हो गया। टाइम जोन वाला क्वेश्चन यार, दोनों ही जगह गलत करके आया हूँ मैं। टाइम जोन में 2 घंटे बढ़ाए, या वो जो बढ़ाना था 5.5 घंटे वाला था, किसमें था जो केवी में, मतलब एक क्वेश्चन था याद नहीं आ रहा किस में कौन सा था, उसमें एएम पीएम नहीं देखा यार मैंने जल्दीबाजी में, एएम पीएम में गलत करके आ गया यार। पता नहीं क्या बेवकूफ़ाना हरकत की है मैंने वहाँ पे। एएम
गलत लगा दिया, जोड़ा सब कुछ सही, एएम लगा दिया या पीएम कुछ, मतलब जो लगाना था वो ना लगा के एएम पीएम में कुछ गलत कर दी मैंने। तो ये सब देख के थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया दिमाग मेरा सब, मैं और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि ना फिर वही बात है ना, सब्जेक्टिव का कुछ कह नहीं सकते, क्या आइडिया है क्या होगा वो तो सब वहीं डिपेंड करेगा। और पता नहीं क्यों लग रहा है जनरल सी मार्किंग हो जाएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा अभिव्यक्ति की जो जगह ज़्यादा है थी नहीं, पेपर बहुत शॉर्ट था, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जनरल सी मार्किंग हो जाएगी, सबकी बराबर बराबर सी रहेगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो जितना आप बेटर ऑब्जेक्टिव में कर सकते हैं उतना बेटर होता। फिर भी ठीक है, चलिए 50+ हूँ मैं, तो मुझे लग रहा था कि हाँ 50 तक तो आ ही जाना चाहिए। EMRS की बात कर लेता हूँ। EMRS में मैंने 40 ही अटैम्प्ट किए हैं पूरे, उसमें भी मेरे 5 गलत है EMRS में। तो 5 गलत होने के बाद निगेटिव हटा के मेरे 33.33 बन रहे हैं, तो ये है। तो ठीक है, EMRS से तो मैं फिर भी सेटिस्फाइड हूँ। उसमें कुछ सिली मिस्टेक्स उसमें भी हुई हैं, उसमें भी एक क्वेश्चन मैंने यही टाइम जोन वाला किया है गलत, ईस्ट और वेस्ट का ध्यान नहीं दिया कि वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है तो 2 घंटे टाइम घटेगा, 11 से 9 होगा, मैंने 11 से 2 बढ़ा के 11 लगा दिया। ये जल्दीबाजी में यार, पेपर सब्जेक्टिव के लिए टाइम बचाने के चक्कर में सभी गलतियाँ हुई हैं बस। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जो हुआ हुआ, ह्यूमन एरर्स हो ही जाते हैं 1-2। तो यार यही सब था, सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। फाइनली आप सभी अपना बता ही रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ ऑन एन एवरेज 45 के अराउंड तो आ रहे हैं यार बच्चों के, फिर भी SST में एटलीस्ट। तो कंपटीशन रहेगा टफ़, कंपटीशन टफ़ है मेरे हिसाब से। अगर आप 45+ हैं तो आपके चांस तो हैं इंटरव्यू की कॉल के, लेकिन यही है कि जितना आप करीब हैं 50 के मार्क्स के सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में, उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इंटरव्यू के बाद फाइनल स्कोर में। 45 के करीब वाले भी इंटरव्यू के लिए मेरे हिसाब से सिलेक्ट हो जाएंगे, अगर एक जनरल मार्किंग 40 में से 25 तक तो ला सकते हैं यार, वो भी 25 तक तो आ ही सकते हैं। बेसिकली 70 से अबव वाले सिक्योर रहेंगे मेरे हिसाब से, UR में 70 वाले सिक्योर रहेंगे मेरे हिसाब से, मे भी थोड़ा कम ही हो जाए, बट एक है ना, थोड़ा हायर साइड पे लेके चलना बेटर होता है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन भी तो लेना है। हाँ, तो फिर यही है कि हाँ 670 वाले हैं, लेकिन इंटरव्यू में मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे खुद भी डर सा लग रहा है यार, मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं सिलेक्शन चाह रहा हूँ डायरेक्ट। अब ये आखिरी में मेरे साथ 1-2 बार हो चुका, मैंने पहले भी 1-2 इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं UPSC के EPFO लेवल, मतलब लेवल 8-7 के गजटेड लेवल पोस्ट के लिए मैं दे के इंटरव्यू से यार बाहर हो चुका हूँ। 8 नंबर से रह गया था, 6 नंबर से रह गया था, इनफैक्ट सेकेंड लिस्ट भी आई थी, 6 नंबर से मैं रह गया था। तो ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं। सो क्या आप लोग अपने शेयर कीजिए, थोड़ा इससे आइडिया मिलेगा। एंड प्लीज़ अपने जब कमेंट्स कर रहे हैं ना आप अपने स्कोर वगैरह, तो प्लीज़ अपना थोड़ा कैटेगरी एंड सब्जेक्ट भी लिखिए अपना, कि किस सब्जेक्ट से हैं आप। और सब्जेक्टिव को मत ही लिखिए, सब्जेक्टिव आप मत बताइए आपको कितना लग रहा है, मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ उस पर। मैंने खुद पे ट्रस्ट है कि कितना क्या आएगा, और ना मैं सामने वाले का मुझे ट्रस्ट हो रहा है कि हाँ मेरे 40 में से 35 बन जाएंगे या 40 में से 30 बन जाएंगे। मैं इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। आप सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव के मार्क्स बताइए, और हाँ क्या गलतियाँ वलतियाँ जो हो सकती हैं, और अपने मतलब अपनी कैटेगरी और अपना सब्जेक्ट ज़रूर लिखिए। और थोड़ा ये भी लिखिएगा, हो सके लिख सकते हैं अगर, तो लिखिएगा कि भाई एक जो जनरल कंसेंसस है क्या है, कि पेपर टफ था, मॉडरेट था, क्या था। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग रहेगा, इसलिए ये भी थोड़ा बेटर रहेगा ना उससे, कि क्या आइडिया है, क्या लग सकता है आइडिया, कट ऑफ का क्या होगा, उससे थोड़ा बेटर आइडिया लगेगा। बाकी जस्ट फोकस ऑन अपकमिंग एग्जाम्स जो भी हैं भाई, जिनके DSSS भी, उस पर फोकस करें, जिनके स्टेट के कोई एग्जाम्स उन पर फोकस करें। अब तो रिजल्ट का ही वेट करना है, रिजल्ट के बाद एम्पल टाइम मिलेगा मेरे हिसाब से, 20-21 दिन, 1 महीना तो मिलेगा ही यार, टाइम रहेगा इंटरव्यू के लिए, हो जाएगी प्रेप। थोड़ा बहुत देखते रहिए अगर आपको लगता है आप काफ़ी कंफर्म है तो, बट हाँ डिवाइड करके करिए, आगे के जो एग्जाम्स उस पर भी फोकस कीजिए, बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचिए मत। ये हमारे वाले तो खासकर मत सोचिए, अब तो क्या ही करना है, अब तो जो हो गया, उसमें तो इंटरव्यू भी नहीं है। तो या ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं फिर कभी, किसी और काम की कोई इन्फॉर्मेशन देने लायक हुई तो वीडियो बनाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।